हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएसए का लेक्चर है ये तीसरा। तो इसमें हम जो अब तक पढ़ चुके हैं पिछली वाली वीडियो में वो हम धारा 6 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें एमपीसी के बारे में जो रिलीवेंट फैक्ट थे वहां तक कवर कर चुके हैं। एमपीसी मतलब मोटिव प्रिपरेशन फैक्ट के बारे में। तो इससे पहले आपको अगर देखना है तो जाकर धारा 6 तक का जो अगर वीडियो देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। और आज हमारा जो वीडियो है वो धारा 7 से स्टार्ट होता है। अब धारा 7 जो कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें धारा 9 है, ठीक है ना, जो आइडेंटिफिकेशन परेड से संबंधित है। इसमें और भी फैक्ट हैं जो रिलीवेंट माने जाते हैं। तो पढ़ते हैं धारा 6 को कि क्या क्या रिलीवेंट है धारा 7 के अधीन। तो इसमें कौन कौन से फैक्ट रिलीवेंट माने जाते हैं। ये कहती है धारा 7 कि विवादक तथ्य यानी फैक्ट इन इश्यू या रिलीवेंट फैक्ट के स्पष्टीकरण और पुनर्स्थापन कहते हैं जो इंट्रोडक्शन होता है उसके लिए प्रस्तुतिकरण करना किसी चीज का। इसको जैसे कहते हैं ना, विधेयक जो इंट्रोड्यूस किया गया किसी भी सदन में, बिल पेश किया गया तो वहां पे भी प्रस्तुतिकरण ही होता है। तो इसी को बोलते हैं प्रस्तुतिकरण या इंट्रोडक्शन, प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। अब धारा 7 कहती है कि ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इश्यू या रिलीवेंट फैक्ट के स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेन करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे फैक्ट जो रिलीवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू के स्पष्टीकरण या इंट्रोडक्शन के लिए आवश्यक हैं, या जो फैक्ट इन इश्यू या रिलीवेंट फैक्ट के द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन करते हैं या खंडन करते हैं। तो इंगित अनुमान क्या होता है? इन्फेरेंस, जो सजेशन होता है। इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। खंडन हो गया रिब्यूट करना, समर्थन हो गया सपोर्ट करना। या फिर जो किसी व्यक्ति या वस्तु जिसकी अनन्यता कहते हैं आइडेंटिटी को, पहचान को, आइडेंटिटी, अनन्यता रिलीवेंट हो, अनन्यता को स्थापित करते हैं या वह टाइम या प्लेस स्थित करते हैं, या जहां कोई विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ हो, या जो उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा किसी ऐसे फैक्ट का समव्यवहार यानी ट्रांजैक्शन किया गया था वहां तक सुसंगत है जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। तो अब देखो, इसकी कहानी से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार ये कह क्या रहा है, धारा 7 कह क्या रही है। तो धारा 7 क्या है, आप इसको इजी वे में समझिए कि धारा 7 के अधीन यानी जो धारा 9 थी इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसमें 5 तरह के फैक्ट को रिलीवेंट बता रहा है जिनको हम बोलते हैं टेरिस। कि अगर इनसे संबंधित फैक्ट जो है वो रिलीवेंट होते हैं तभी वो मतलब उनको जो है रिलीवेंट घोषित किया जाता है टेरिस से संबंधित को। अब टेरिस का मतलब क्या होता है, देखो यहां पे दिखाया गया है टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस। दूसरा ई से मतलब है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन और का मतलब और अथवा, और इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस यानी जो हमने पढ़ा था अभी प्रस्तुतिकरण या पुनर्स्थापन। आर से हो गया रिलेशन, रिलेशन ऑफ पार्टीज यानी पक्षकारों का संबंध दर्शित करने वाले फैक्ट। और आई से हो गया आपका आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और थिंग्स। और लास्ट हो गया एस से हो गया आपका सपोर्ट और रिब्यूट, समर्थन या खंडन करने वाले तथ्य यानी सपोर्ट और रिब्यूट द फैक्ट। तो ये आपका जो है 5 आपके टेरिस से रिलेटेड हो गए। अब आप इसको पढ़ेंगे कि टेरिस से रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं वो रिलीवेंट माने जाते हैं, ठीक है ना। तो जो अब वो टेरिस से रिलेटेड फैक्ट किससे जुड़े होंगे,
जो कि फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड होंगे या रिलीवेंट फैक्ट से रिलेटेड होंगे। तो जैसे हमने बताया था ना कि ए ने बी की हत्या कारित की। अब इस हत्या के घटना के विवरण को जो स्पष्ट करते हैं वो, यानी हत्या कारित की का मतलब क्या हो गया, विवादक तथ्य कि भाई क्या ए ने बी की हत्या कारित की। और ये फैक्ट जो इसमें बताया था कि ए बी की मृत्यु कारित करने के बाद भाग गया, या ए के हाथ में चाकू था या बंदूक थी, मतलब कोई भी घटना इस तरह से है जो मर्डर से संबंधित है, तो उसमें जो रिलीवेंट फैक्ट है उसको भी स्पष्ट करने वाले या उसको प्रस्तुत करने वाले यानी इंट्रोड्यूस करने वाले फैक्ट जो वो रिलीवेंट माने जाते हैं। तो ई हो गया आपका। टी से टाइम एंड प्लेस को, कि उतने बजे देखा गया था, है ना, या उस स्थान पर देखा गया था, तो ये टाइम एंड प्लेस को जो है दर्शाते हैं। तो टाइम एंड प्लेस हो गया। ई से एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस हो गया। आर से पक्षकारों का संबंध, कि ये उसके साथ में देखा गया था या ये उसका जो है मतलब रिलेशन कोई दर्शा रहा है, तो पक्षकारों का संबंध दर्शित करते हैं कि ई आर हो गया। आई मतलब आइडेंटिटी, जो व्यक्ति की पहचान को दर्शित कर रहे हैं। जैसे कोई विटनेस होता है, कोई साक्षी होता है और वो जो अपराध करके भागा होता है, यानी अभियुक्त जो एक्यूज्ड होता है, तो अभियुक्त की पहचान करते हैं विटनेस, या फिर किसी भी वस्तु की पहचान करते हैं, है ना। तो आइडेंटिटी। और एस से क्या हो गया, एस से सपोर्ट और रिब्यूट, यानी जो कि पक्षकारों के संबंध को दर्शित करते हैं। और ऊपर आपका आ गया था सपोर्ट और रिब्यूट करते हैं, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के इंगित अनुमान का समर्थन या खंडन करते हैं। तो ये 5 तरह के फैक्ट इसमें रिलीवेंट माने जाते हैं। अब इसमें जो टेरिस में था, इसमें एक फैक्ट है जो इसमें क्वेश्चन आता है। देखो, एक तो यही बन गया कि टेरिस से रिलेटेड फैक्ट रिलीवेंट होते हैं किस सेक्शन में, धारा 7 में। उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका, वो क्वेश्चन जो बनता है वो है आइडेंटिफिकेशन परेड से संबंधित। आइडेंटिफिकेशन परेड। अब ये क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है? ये होती क्या है कि जब, जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि एक जो यहाँ पे दर्पण टाइप का सा जो लगा देते हैं और यहाँ जो विटनेस होता है उसको खड़ा कर देते हैं और यहाँ अभियुक्त को खड़ा कर देते हैं। अभियुक्त को विटनेस को दिखाया नहीं जाता है, कहीं कहीं कई फिल्मों में तो वहां पे भी देखा है कि वो सामने ही अभियुक्त को जो है एक लाइन में, बहुत सारे व्यक्ति एक साथ लाइन में यहाँ पे खड़ा कर देते हैं और इनसे साक्षी को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं कि भाई पहचानो इनमें से जो है कौन है, या फिर साक्षी क्या, यहाँ पे कोई पीड़ित व्यक्ति भी हो सकता है, उससे भी पहचान कराई जा सकती है कि बताओ कौन है जिसने तुम्हारे साथ में जो है अपराध किया है। तो कई सारी फिल्मों में भी आपने देखा होगा इस तरह से। तो ये आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये होती है और इसमें चाहे अभियुक्त हो चाहे इसमें वस्तु हो, यानी व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, दोनों की ही पहचान कराई जाती है आइडेंटिफिकेशन परेड के अंतर्गत में। अब इसमें होता क्या है कि जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि ये आइडेंटिफिकेशन परेड जो वो कौन कर सकता है या कौन करा सकता है, मतलब तो इससे रिलेटेड जो है ना वो, क्योंकि इसमें तो लिखा नहीं है, तो इससे रिलेटेड केस लॉ आए और केस लॉ में ये बताए गए। तो इसमें हम केस लॉ पढ़ेंगे कि पहला एक केस लॉ है रामकिशन वर्सेस बंबई राज्य। रामकिशन वर्सेस बंबई राज्य 1955 सुप्रीम कोर्ट, ये एक केस है। इसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति आइडेंटिफिकेशन परेड कर सकता है और व्यक्ति जो आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई करा सकते हैं उसमें पुलिस ऑफिसर, कोई साधारण व्यक्ति भी हो सकता है और मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति जो है वो आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई को करा सकते हैं। अब दूसरा इसमें केस लॉ क्या है, रामकिशन के बाद में एक और केस लॉ है इसमें, रामनाथन वर्सेस तमिलनाडु
राज्य 1978 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या कहा था? इस केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अभियुक्त को अन्य साक्षियों के साथ लाइन में खड़ा कराकर आइडेंटिफिकेशन कराने का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है ताकि यह पता लगाया जाए कि क्या वह वास्तव में अपराधी है। और यह इसलिए भी जरूरी है कि विटनेस उसका नाम नहीं जानते थे किंतु उसे पहचानने का दावा करते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसे देखा जाता है ना कि जो विटनेस होते हैं वो उसका चेहरा जानते हैं लेकिन उस व्यक्ति को नहीं जानते। कहते हैं ना कि भाई मैंने उसको देखा है, मैं आप एक बार मुझे दिखा दोगे तो मैं पहचान जरूर लूंगा। फिल्मों में ऐसे होता है ना। तो जो किसी व्यक्ति की जैसे आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है ना वो उसके शारीरिक चिन्ह के द्वारा, उसकी बोली, उसके कपड़े, उसके फिंगरप्रिंट, उसकी फोटो, उसके बाल, उसके रंग, आवाज, पैर के निशान, है ना, इनसे कराई जा सकती है। जबकि जैसे वस्तु की जो शिनाख्त होती है, आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो भी वस्तु के आकार प्रकार से संभव हो सकती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट केस है इसमें वो है मुल्ला वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2010 सुप्रीम कोर्ट। ये केस है आपका। इसमें क्या कहा था? इसमें इसके आइडेंटिफिकेशन परेड के साक्षिक महत्व के बारे में बताया गया था, जो इसका एविडेंशियरी वैल्यू जो होता है वो। तो उसमें बोला कि जो शिनाख्त परेड होती है धारा 7 के अंतर्गत में वो एक संपोषक साक्ष्य है। संपोषक मतलब कोरोबोरेटिव एविडेंस है, संपोषक साक्ष्य है, कोरोबोरेटिव एविडेंस है, यानी संपुष्टि कर सकता है ये। इसके आधार पर केवल अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें केस है अयूब खां। अयूब खां वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। ये एग्जाम पूछे गए हैं डायरेक्ट केस की, ये आइडेंटिफिकेशन परेड से संबंधित केस कौन सा नहीं है या केस कौन सा है। चारों ही केस जो अब तक बताए हैं चारों ही केस पूछे गए हैं। इस केस में क्या कहा गया था? इस केस में कहा था कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो किसी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने का कार्य करती है और यह केवल एक कोरोबोरेटिव एविडेंस है। तो इसमें भी यही बात कही गई थी, है ना। उसके बाद में जो इसमें जो केस है और वो है जो लेटेस्ट केस है, इसमें एक वो केस भी है, उसको और समझ लीजिए। विनोद उर्फ नसरुल्ला। विनोद उर्फ नसमुल्ला वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या कहा गया था? इस केस में कहा था कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड यानी जो शिनाख्त परेड परीक्षण होता है इसका साक्ष्य जो होता है, एविडेंशियरी वैल्यू जो होती है इसकी, साक्ष्य किसी दांडिक अभियोजन में यानी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में मूल साक्ष्य नहीं है बल्कि एक कोरोबोरेटिव एविडेंस है। तो वो इस केस में भी बोला था, यानी जो आइडेंटिफिकेशन परेड है उसका साक्ष्य केवल मौखिक साक्ष्य की संपुष्टि करता है और उसे मजबूत बनाता है। ठीक है ना। और इसमें एक बात और कही गई थी कि यदि कोई विटनेस जिसने आइडेंटिफिकेशन परेड में किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की पहचान की है और उसका विचारण के दौरान ट्रायल में उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया है, तब जो आइडेंटिफिकेशन परेड है वो संपुष्टि करने या उसका खंडन करने के लिए उपयोग में मतलब उसके उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि पहचानीकरण के प्रयोजन के लिए वो अपना एविडेंशियरी वैल्यू फिर खो देगा। इसलिए उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना जरूरी है जिसने आइडेंटिफिकेशन परेड की है। ठीक है। तो ये आपका इससे रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन परेड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए।
आपको इसमें इतना ही समझना है। उसके बाद में एक दो इलस्ट्रेशन आप देख लीजिए। जैसे कि प्रश्न ये है कि क्या कोई जब भी ये है ना कि प्रश्न ये है, इसका मतलब ये समझ लो कि घटना क्या है ना, जो घटना घटी उसमें विवादक तथ्य यानी फैक्ट एंड इश्यू क्या है। तो उसको एक एग्जांपल से समझ लिया करो कि जैसे फैक्ट एंड इश्यू क्या है कि क्या ए ने बी की मृत्यु कारित की है, क्या ए ने बी की मृत्यु गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से कारित की है। जैसे चोरी होती है तो क्या ए ने बी के घर पे चोरी की है ना। तो इस तरह से उसको याद रखा करो। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज ए की वसीयत है। अभिकथित वसीयत की तारीख पर ए की संपत्ति की और उसके परिवार की अवस्था ये रिलीवेंट फैक्ट हो सकती है। तो यहां पर अब वसीयत को दर्शाने के लिए ये स्पष्टीकरण जरूरी है कि उस टाइम पे उस परिवार की, उसके परिवार की संपत्ति की या परिवार की अवस्था जो है वो यहां पर एक्सप्लेन करती है उस चीज को। तो ये यहां पर रिलीवेंट रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे यहां पर एक ये है इलस्ट्रेशन, चोरी का अभियुक्त ए चुराई हुई संपत्ति बी को देते हुए देखा जाता है, जो उसे ए की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। यानी चोरी का अभियुक्त है ए, चुराई हुई संपत्ति को बी को देते हुए देखा जाता है, जो उसे ए की पत्नी को देते हुए देखा जाता है ना। यानी चोरी का अभियुक्त कौन हो गया, ए, और चुराई हुई संपत्ति बी को देते हुए देखा जा रहा है। तो इसने संपत्ति किसको दी, बी को, और जो बी है वो उसे ए की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। अब बी उसे परिधान करते हुए, यानी जब उसको दे रहा है, डिलीवर कर रहा है इसको, तब कहता है कि ए ने कहा है, क्योंकि ए ने बी को दी, बी ने पत्नी को, तो ए ने कहा है कि तुम इसे छिपा दो। तो बी का ये कथन कि तुम इसे छिपा दो उस संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाला होने के कारण यहां पर रिलीवेंट है, ठीक है ना। तो यहां पर ये एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को। नेक्स्ट है ए बलवे के लिए यानी रियोटिंग के लिए ट्रायल उसका किया जा रहा है ए का, और ये फैक्ट कि उसका भीड़ के आगे चलना साबित हो चुका है। अब इस समयवार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण भीड़ की आवाजें वहां पर रिलीवेंट हैं। वो कहे ना कि भीड़ के आगे चलना जो है, भीड़ नहीं थी या वो नहीं था, तो भीड़ की आवाजों से ही पता चल रहा था कि वहां पर कितनी सारी भीड़ थी, ठीक है ना। तो वो एक तरह से स्पष्ट करता है घटना को, यहां पर जो धारा 7 है उसके अंतर्गत में। तो ये हो गया आपका धारा 7 से रिलेटेड। अब है धारा 8। धारा 8 क्या कहती है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 10 है। देखो 3 और 4 जो सेक्शन है ना, वो धारा 2 में ही डिफाइन है, तो इसलिए 2 सेक्शन का नंबर कम हो गया है। और ये जो 2 सेक्शन का नंबर कम हुआ है, ये आपका सेक्शन 22 तक ऐसे ही चलेगा। मतलब इसका 22 और उसमें आपका ये 22 तक ये चलेगा। 23 से फिर जो स्टार्ट होंगे ना, 23 में 26, 27 ऐसे आ जाएंगे, 24 में 28 भी आ जाएगा, ऐसे करके ये आ जाएंगे, तो वहां चेंज होगा। तो 22 तक आपको ये ऐसे ही लेकर चलना है, ठीक है ना। बल्कि 22 तक क्या, 24 तक, 24 जो धारा रहेगी वो कहां आ जाएगी, 22 में। इस तरह से 25, 26, 27, 28 से चेंज हो जाएंगे। तो 24 तक आपको कोई चेंज नहीं करना है। 3 और 4 चूंकि धारा 2 में आ गए, अब 2 नंबर आपको कम कर देना है, तो ये 24 तक चलेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। और इसको याद करने का अगर आपको तरीका देखना है तो आपको क्या करना है, देखो 3 से 24 तक कितने का डिफरेंस पड़ रहा है, -2 का। जो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 से 24 रहेगी उसमें -2 का डिफरेंस रहेगा, बल्कि 4 से मानो, क्योंकि 3 और 4 एक ही धारा में है तो 2 में चली गई है, तो 4 से 24 तक ये -2 में डिफरेंस रहेगा, तो यहां तक आ जाएगा। यानी 24 धारा किस में जाएगी, 22 में। उसके बाद में 25 से लेकर और 53 सेक्शन तक
-6 का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि यहां से 4 धाराएं जो है वो 2 ही धाराओं में पहुंच जाएंगी। तो 25 धारा जो रहेगी वो -6 आप यहाँ पे कर देंगे। अगर आपको इंडियन एविडेंस की धाराएं पता है तब उसके आधार पर बताया जा रहा है। तो जो 53 सेक्शन है वो -6 करेंगे आप, तो यहाँ पर कितने पे हो जाएगी ये? 47 सेक्शन में, ठीक है ना। उसके बाद 54 से 65 सेक्शन तक आपको -5 करना है, क्योंकि यहाँ पर जो 54A सेक्शन है ना उसका क्रम चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर फिर 54 से लेकर 65 तक -5 रखना है। ऐसे ही फिर 66 और 67 इन दोनों सेक्शन के लिए आपको -2 करना है। तो ये 2, 6, 5, 2 ये माइनस में है, तो यहाँ -2, -6, -5 और -2 इनको याद रखना है। अगर आपको इनको याद हो गया 4 सेक्शन का क्रम आपको, तो भाई 24 तक -2 करना है, फिर 24 से आगे 53 तक -6 करना है, फिर 65 तक -5 करना है और 67 तक -2 करना है, ठीक है ना। इनके बीच के जो अमेंडेड सेक्शन रहेंगे उनको फिर आप अपने आप क्रम में लग जाएंगी। फिर वो अगर आपको केवल ये याद है कि 66 सेक्शन 64 में जाएगी, तो फिर आप अपने आप ही 67A को भी अपने आप क्रम में रख सकते हो, ठीक। उसके बाद में आपको जो याद रखना, जैसे 2, 6, 5, 2 हो गया, ऐसे ही आपको 91 से लेकर 111 सेक्शन तक यहां आपको +3 रखना है। देखो यहां पर भी 2 है, लास्ट में भी 2 है, ऐसे ही यहां पे है +3, +6, +5 और +3, तो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, जैसे यहां पर 2 था। अब ये 91 से लेकर 111 तक आपको +3 में रखना है, 115 से 126 तक आपको +6 में रखना है, फिर 126 के बाद 128 से 140 तक आपको +5 रखना है, और 144 से 165 तक आपको +3 रखना है। आपको इतने से आपको काफी सेक्शन आपको इजीली याद हो जाएगी। तो 2, 6, 5, 2, 3, 6, 5, 3, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3। तो बस इनको क्रम को याद रखना है आपको, कहां से कहां तक की है। तो 8 पॉइंट है आपको जो याद रखने हैं, तो इनसे आपको काफी सेक्शन, अब जो बचेंगी वो 67 से लेकर 91 के बीच की तो सेक्शन बचे। तो अगर आपको उनको भी ऐसे पढ़ना है तो उनमें आप याद रखना है कि 68 से लेकर 73 तक -1 रखना है, और 76 से लेकर 81 तक फिर -1 रखना है, 83 से 85 तक -1 रखना है, और 86 से 90 तक +2 रखना है। बस इन चार का क्रम चूंकि अलग है थोड़ा सा, तो इनको याद रख लेना। बाकी तो 2, 6, 5, 2, 3, 6, 5, 3 ऐसे याद रखना है। वो माइनस में थी, आगे प्लस में थी 91 से, तो अब आपको याद हो गई होंगी। मतलब ऐसे 2-3 बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब चलते हैं सेक्शन पर। धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 चूंकि यहां पर कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, तो ये क्या कहती है, और ये सेक्शन अभी बताया था धारा 10 जो आपकी उससे है इंडियन एविडेंस एक्ट से, तो ये आपकी बीएसए में धारा 8 है। सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी के द्वारा कही गई या की गई बातें। षड्यंत्रकारी मतलब जो आपका कॉन्स्पिरेटर जो होता है उसके द्वारा। तो इसको पढ़ते हैं। जहां की विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि 2 या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनियोज्य दोष, अपराध या एक्शनेबल रॉन्ग, यहां पर देखिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने क्या किया, ऑफेंस या एक्शनेबल रॉन्ग, तो अपराध या अनियोज्य दोष करने के लिए मिलकर के षड्यंत्र किया है। वहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा उस समय के बाद, जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने पहली बार अपने मन में धारित किया था, उस एक व्यक्ति के द्वारा उस समय के बाद कही गई या की गई या लिखी गई कोई भी बात, उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विरुद्ध जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया है,
षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजन के लिए उसी प्रकार वो रिलीवेंट फैक्ट है जिस प्रकार की यह दर्शित करने के लिए कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था। तो यहां पर किसी व्यक्ति को षड्यंत्र में शामिल होने के लिए यह साबित करना पड़ता है कि ये षड्यंत्र में किस वजह से शामिल था। तो इसको स्पष्ट करते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति ये दर्शाए कि मैंने इसको षड्यंत्र जो है वो लिखकर, बोलकर या कोई बात कहकर जो है इसको षड्यंत्र में शामिल किया था। और लेकिन षड्यंत्र के लिए यह जरूरी है कि पहले उस षड्यंत्र से संबंधित बातें दो या दो से जो अधिक व्यक्ति होते हैं उनमें से एक के मन में वो बात आ चुकी हो, है ना। और उसके बाद उस समय के बाद जो ऐसा आशय जैसे उनमें से किसी एक ने पहली बार मन में धारण किया हो, तब उसके बाद जो कही गई या की गई बातें जो होती हैं हर एक व्यक्ति के विरुद्ध उनको साबित करने के लिए वो रिलीवेंट होंगी। क्या साबित करने के लिए? षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए कि इनमें कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं थी। तो इसको क्या कहा जाता है? जो धारा 10 है, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी को साबित करना होता है और कॉन्स्पिरेसी को साबित करने वाले जो फैक्ट होते हैं वो रिलीवेंट माने जाते हैं। तो इसमें रिलेटेड जो फैक्ट है वो क्या है? पहला तो ये कि जो षड्यंत्र होता है, कॉन्स्पिरेसी जो होती है, वो आपका जो है आपने पढ़ा होगा कॉन्स्पिरेसी को बीएनएस में। तो बीएनएस में आप षड्यंत्र में जो पहले आईपीसी थी जिसमें 120 ए और बी आपकी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड थी, अब वो आपकी 61 का क्लॉज 1 और 2 ये आपकी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है बीएनएस में। तो षड्यंत्र जो होता है उसमें इसके 4 आवश्यक तत्व माने जाते हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, उन दोनों में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए षड्यंत्र होने के लिए, और वो जो एग्रीमेंट है वो किसी अवैध उद्देश्य के लिए होना चाहिए, ठीक है ना, इलीगल पर्पज के लिए, और उसे अवैध साधनों के द्वारा इलीगल मींस के द्वारा उसको प्राप्त करने का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये आपकी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड हो गया। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आपका केस लॉ। तो केस लॉ क्या कहता है? एक तो इसमें आपको याद रखना है धारा आपका जो ये 8 है, धारा 8 का सिद्धांत क्या है? तो ये इसका सिद्धांत है कि अनजान व्यक्तियों का समव्यवहार अन्य पक्षकारों को प्रभावित ना करे। ये इस सिद्धांत पर आधारित है। और एक और है इसका सिद्धांत जिस नियम पर यह आधारित है, एजेंसी के नियम पर आधारित है। धारा 8 अभिकरण के सिद्धांत या नियम पर आधारित है, धारा 8 आपकी। अब इससे रिलेटेड क्या आते हैं? इससे रिलेटेड केस हैं वो पूछे जाते हैं। तो कौन से केस हैं? पहला है आपका इसमें आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई का केस। आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई का केस, ये आपका 1844 का क्वींस बेंच का केस, आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई। इसमें क्या है कि जैसे कई लोग थे वो फ्रॉड करने का षड्यंत्र जो है वो रच रहे थे। उनमें से एक षड्यंत्रकारी ने षड्यंत्र के दौरान, ये इसमें मेन है धारा 8 में, षड्यंत्र के दौरान
इसको आपको याद रखना, ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी। सारे केस आपके इसी पे बेस्ड हैं कि कई लोग फ्रॉड करने का षड्यंत्र रच रहे थे। उनमें से एक षड्यंत्रकारी ने, जो कॉन्स्पिरेटर था, उसने षड्यंत्र चलने के दौरान ही कुछ बातें लिखी और दूसरे लोगों को बताई षड्यंत्र के दौरान। अब डिसाइड हुआ कोर्ट के द्वारा कि जब कई लोग एक ही अपराध की योजना बना रहे हैं तो उनमें से एक के द्वारा षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए किया गया कार्य या बोले गए कथन सभी के विरुद्ध एविडेंस होगा, परंतु षड्यंत्र पूरा होने के बाद किया गया कथन या किया गया कार्य दूसरे के विरुद्ध साक्ष्य नहीं होगा। यानी अगर इनमें पहले से ही षड्यंत्र बन गया और उसके बाद इसने लेटर भेजे षड्यंत्र के बाद, तब इन्हें बाकी के विरुद्ध आप एविडेंस में नहीं ले सकते, है ना, षड्यंत्र को। लेकिन षड्यंत्र के दौरान ही अगर कोई बात पत्र के द्वारा लिख के या बोलकर कही गई है, तब उसको जो है वो सभी के विरुद्ध वो एविडेंस में ली जा सकती है। अब ऐसे ही दूसरा केस है इसमें, वो है आपका मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर का केस, जो कि आपका 1940 का है। ठीक है ना, प्रिवी काउंसिल का ये केस है। तो इस केस को एक तो ये प्री का क्वेश्चन बन जाता है कि लेमिंगटन शूटिंग रोड षड्यंत्र केस के नाम से किस केस को जाना जाता है, तो वो मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर का केस है, इसको जाना जाता है। जो लेमिंगटन है वो बंबई में जो है वो एक रोड है ना, पहले वो बंबई हुआ करता था ना ब्रिटिश के दौरान, तो लेमिंगटन बंबई में एक रोड है, उस रोड का नाम है। तो वहां पर शूटिंग जो है हुई थी, मतलब शूटिंग मतलब फायरिंग, तो उसी के वजह से इसका केस का नाम लेमिंगटन शूटिंग रोड षड्यंत्र केस बन गया। ये भी जो है इसमें है क्या, हुई क्यों शूटिंग, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ये केस है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसमें धोखाधड़ी का केस था, कॉन्स्पिरेसी की गई, षड्यंत्र के दौरान इसमें पत्र लिखे गए। वही षड्यंत्र के दौरान वाली बात मैं कह रहा था, ड्यूरिंग द कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र के दौरान इसमें और षड्यंत्र के दौरान इसमें पत्र लिखे गए, बयान दिए गए, कथन किए गए। कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो षड्यंत्र के दौरान और षड्यंत्र के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कथन किए जाते हैं वो सभी षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध साक्ष्य होते हैं। लेकिन अगर षड्यंत्र समाप्त हो जाता है उसके बाद अगर कथन ऐसे किए जाते हैं तो वो सभी के विरुद्ध जो है वो साक्ष्य में नहीं किए जा सकते, नहीं लिए जा सकते। मतलब तो ये क्योंकि इसमें हत्या की साजिश जो है वो की गई थी, ठीक है ना, तो ये इससे रिलेटेड ये केस है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है इसमें केस, वो है आपका बद्री प्रसाद वर्सेस बिहार राज्य। बद्री प्रसाद वर्सेस बिहार राज्य का ये केस है 1968 का सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या कहा था, इसमें भी बिल्कुल सेम ही है, हत्या की साजिश का इसमें आरोप था अभियुक्त पर, और षड्यंत्र के दौरान अभियुक्त ने जो बातें कही और जो भी कार्य किए वही जो है षड्यंत्र के दौरान सभी के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य माने गए। तो सेम फैक्ट है ना तीनों में कि षड्यंत्र के दौरान अगर कोई बात कही जाती है वो सभी के विरुद्ध रहती है, षड्यंत्र के बाद में अगर कोई पत्र लिखता है, कोई भी कथन करते हैं तो वो ग्राह्य नहीं माने जाते सभी के विरुद्ध। तो ये आपका जो है वो धारा 10 करें, धारा 8 आपका ये कंप्लीट होता है। अब जो आपका है वो है, इसका एक इलस्ट्रेशन है यहां पर, यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि ए राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ है, बी ने उस षड्यंत्र के प्रयोजन के लिए यूरोप में हथियार जो है वो प्राप्त किए, सी ने वैसे ही उद्देश्य से कोलकाता में धन संग्रह किया, डी ने मुंबई में लोगों को षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया,
इंड्यूस किया। ई ने आगरा में उस उद्देश्य के पक्ष पोषण में लेख प्रकाशित किए, मतलब उसको फैलाने के लिए। और सी द्वारा कोलकाता में जो संग्रहित धन था उसको एफ ने दिल्ली से जी के पास में सिंगापुर भेज दिया। इन तथ्यों और उस षड्यंत्र का वृतांत डिस्क्रिप्शन देने वाले आई के द्वारा लिखित पत्र की अंतर्वस्तु में से हर एक षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए और उसमें एक ही सह अपराधिता साबित करने के लिए भी रिलीवेंट हैं, चाहे वे उन सभी के बारे में अनभिज्ञ थे, अनजान थे, और चाहे उन्हें करने वाले व्यक्ति उसके लिए उससे अपरिचित थे, ठीक है ना, अननोन थे वो, और चाहे वे उसके षड्यंत्र में सम्मिलित होने से पहले या उसके षड्यंत्र से अलग हो जाने के बाद वो घटित हुए हों। तो ये यहां पर षड्यंत्र के दौरान जो भी घटनाएं चलती रहती हैं वो सभी के विरुद्ध साक्ष्य मानी जाती हैं। अब उसके बाद में इसमें इतना ही था। अब पढ़ते हैं धारा 9, जो कि आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 11 है, ठीक है ना। तो चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दो दो धाराएं, ये चूंकि ये बड़ी धाराएं है ना, तो इनको आप थोड़ा थोड़ा ही करके पढ़ लें। तो जैसे 9 से, क्योंकि ये फिर बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो बाकी 9 को आप जो है यहां से 9 से लेकर 9, 10, ये भी दोना, ये 9 जो है ये भी बड़ा है ना। फिर उसके बाद में 9 बड़ा है, तो कल जो है वो 14 सेक्शन तक कंप्लीट हो जाएगा। इधर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं, बाकी आप कमेंट करके बता देना कि एक साथ आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि देखो बिल्कुल क्लास की तरह है। ये यूट्यूब पे जो क्लास है ना, वो क्लास जैसे वहां चलती है, वहां एक एक सेक्शन एक एक दिन में खत्म होती है। 2-2 घंटे, 1-1 घंटे की जो क्लास चलती है वहां पे पूरा इस तरह से खत्म होती है। तो अगर आपको क्लास की तरह ही पढ़ना है तब तो ये सही है तरीका। और अगर आपको यूट्यूब पे इस तरह से पढ़ना है कि फास्ट में अपना रिवीजन ऐसे करवाओ, तो वो देखो, वो तो एक दिन में ही 50-50 सेक्शन, या एक दिन में ही मतलब 2 घंटे की या 3 घंटे की अगर क्लास ले लो तो पूरा एविडेंस खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको अभी पहले क्लास के हिसाब से पढ़ना चाहिए, चाहे भले ही आपको 2 सेक्शन 3 सेक्शन अच्छे से समझ में आती हो। और देखो ये आपको प्री में भी काम आएगा और यही मेंस में काम आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और इतना ही लिखना भी पड़ता है, इससे ज्यादा वहां लिख भी नहीं सकते आप मेंस में। तो अगर आपको सही और सटीक, देखो यही क्लास आपको अगर ऑफलाइन में या ऑनलाइन में कहीं से पढ़ेंगे तो बिल्कुल यही क्लास, इसी तरीके की क्लास आपको मिलेगी, वही 10,000, 20,000, 50,000 इस तरह से अलग अलग उसमें। तो यहाँ आपको पूरी तैयारी आपको कराई जा रही है बिल्कुल क्लास की तरह ही, ठीक है। तो बाकी आप कमेंट करके बता देना कि इससे ज्यादा अगर आपको एक साथ सेक्शन चाहिए। कुछ सेक्शन देखो ऐसी होती है जो डिटेल में मेंस के हिसाब से, प्री के हिसाब से बड़ी होती है, जैसे अभी आपने इन दोनों सेक्शन को देखा। अब यहाँ से जो अगली सेक्शन है जो रूल ऑफ एलिबी से संबंधित है, धारा 9 वाली, अब वो थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि उससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद में जो 9 के बाद में जो 10 है, 11 है, ये सेक्शन बड़ी नहीं है, ये सेक्शन छोटी है। लेकिन फिर जो 12 सेक्शन आएगी फिर वहां पर वो मेंस के हिसाब से बड़ी बन जाएगी, है ना। फिर उसके बाद में जो अगली वाली सेक्शन रहेंगी फिर वो अपना 2-3 सेक्शन वो छोटी रहेंगी। फिर एडमिशन से रिलेटेड है, वो पूरा चैप्टर ही है, तो उसको एक साथ खत्म करा जाएगा। एडमिशन को, ऐसी कन्फेशन को एक साथ खत्म करा जाएगा। फिर तो जो ग्रुप रहेगा, ग्रुप के हिसाब से खत्म होंगे सेक्शन। अभी यहाँ आपको बस जो ये इंडिविजुअल सेक्शन है उनको थोड़ा सा देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।